नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, पुनः उसी उद्देश्य के साथ जिस उद्देश्य के साथ आज से काफ़ी समय पहले मैं वीडियो बनाया करती थी। हिंदी साहित्य और संवेदना तम से प्रकाश की ओर सबके हितार्थ, समस्त विश्व की संवेदना को अभिव्यक्त कर करे चरितार्थ। तो आइए आज की कक्षा में हम मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की संक्षिप्त चर्चा करें। द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय पहले बड़े कवि के रूप में प्रसिद्ध राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। खड़ी बोली कविता को लोकप्रिय बनाने में उनका योगदान असाधारण है। उनकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे सीधी सरल भाषा, पौराणिक कथानकों का चुनाव, गृहस्थ जीवन की महिमा का आख्यान, व्यापक हिंदू नैतिक मूल्यों का समर्थन और राष्ट्रीय भावधारा की अभिव्यक्ति। परंतु इन कारणों के अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त के रचनाकार व्यक्तित्व का एक और पक्ष इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जिस समय वे कविता लिख रहे थे उस समय हमारे समाज और साहित्य में दो प्रकार के आभिजात्य प्रचलित थे, एक राजभाषा अंग्रेजी का और दूसरा परंपरित धर्म तथा संस्कृति की भाषा संस्कृत का। जिनके पास ये दोनों प्रकार थे वह बौद्धिकता का सिरमौर माना जाता था, और जिनके पास केवल एक था वह भी समाज और साहित्य में कम महत्वपूर्ण न थे, उन्हें भी उतना ही महत्व दिया जाता था। परंतु जब हम गुप्त जी की बात करते हैं तो गुप्त जी के पास इनमें से कोई आभिजात्य न था, पर उनके मन में अपने देसीपन का गहरा आत्मविश्वास था, और यही आत्मविश्वास उन्हें सबों से निराला बनाता है। कविता और निजी जीवन दोनों में उन्होंने अंग्रेजियत या संस्कृतज्ञता का आतंक नहीं माना और न ही उनकी अवज्ञा उन्होंने की। वे अपने खाँटी चरित्र में दृढ़ बने रहे निरंतर। साधारण बोलचाल और खड़ी बोली हिंदी के जातीय मात्रिक छंद, गृहस्थ जीवन में प्रचलित पौराणिक आख्यान और कुल मिलाकर अपनी साधारणता में विनम्र आत्मविश्वास, ये ही वे बुनियादी तत्व हैं जिनसे गुप्त जी का रचनात्मक व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। आइए अब हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं के संदर्भ में चर्चा करें। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं जो हैं वो कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित हुआ करती थीं। बाद में जब इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ, उनका सानिध्य इन्हें प्राप्त हुआ, तो गुप्त जी ने उनके आदेश अनुसार, उनके उपदेश अनुसार, या फिर हम यूँ कहें कि उनके स्नेह में प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो काव्य रचना करना प्रारंभ उन्होंने किया, वह काव्य कला जो है इनमें सही रूप में, सही मायने में निखर कर सामने आया, और इनकी जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, वो सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। किंतु इनकी जो ख्याति है, इनको जो राष्ट्रकवि का दर्जा जिस पुस्तक ने दिलाया वह है भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित हुआ। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं प्रबुद्ध की, और तभी से ये राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। गुप्त जी मातृभूमि को केवल भूमिखंड नहीं मानते थे, अपितु शगुन मूर्ति सर्वेश मानते थे। आइए भारत भारती से कुछ पंक्तियां जो बहुत ही सुंदर हैं, उन पंक्तियों को देखते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं,
नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन हैं। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी ईश्वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही शगुन मूर्ति सर्वेश की। भारत भारती में कवि गुप्त ने अपनी राष्ट्रीय भावना का जो रूपरेखा प्रस्तुत किया है वह तो अविस्मरणीय और नायाब है ही। इसके साथ साथ कहा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि भी थे। इसके साथ ही इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को माना जाता है। साकेत में अपनी भक्ति भावना को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है और कहा जाता है कि भारत भारती और साकेत ये दोनों कवि की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं रही हैं। भारत भारती में उन्होंने जागरण का स्वर भी बहुत सुंदर उठाया है और इस स्वर को प्रधान स्वर भी माना गया है। वे कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। वहीं दूसरी तरफ साकेत में उन्होंने पौराणिक विश्वासों के पुनर्मूल्यांकन का प्रयत्न किया है। वे कहते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करें। तुम न रमो तो मन तुमसे रमा करें। राम कवि के लिए मानव और ईश्वर दोनों एक है, एक साथ हैं। परम तत्व के साथ संबंध का यह परवर्ती रूप है जिसकी ओर इस विवेचन क्रम में पहले ही संकेत किया जा चुका है। राम के तथा अन्य संबद्ध चरित्रों के रूप को इसी भाव से ग्रहण किया गया है। गुप्त जी ने अपने साकेत में एक ओर राम कथा की उपेक्षिता नायिका उर्मिला को काव्य के केंद्र में स्थान दिया है और साथ ही दूसरी ओर राम की विमाता अब तक की लांछिता कैकेयी को एक नई सहानुभूति प्रदान उन्होंने किया है। उर्मिला प्रेयसी पत्नी है और कैकेयी माँ। इन दो चरित्रों के बीच में मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय नारी को उसकी संपूर्णता में अंकित कर एक नई भंगिमा का प्रस्तुतिकरण किया है। कवि न केवल पौराणिक चरित्रों की नई व्याख्या करता है परंतु नारी जीवन को एक नई आस्था और कोमलता के साथ ही नया आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। कहा जाता है कि जैसे तुलसी मूलतः पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं वैसे ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त हैं। दोनों का एक मूल स्रोत राम कथा है जो भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम गाथा है। रामायण में यदि परिवार जीवन का मांगल्य और सौहार्द है तो महाभारत में बिखराव और टूटन। दोनों काव्य भारतीय साहित्य के लिए आद्य रूप हैं और जिनके अनेक रूप रूपांतर विविध कवियों ने बुने हैं। गुप्त जी ने अपनी लेखनी से साकेत महाकाव्य की रचना करके विरह विधुरा उर्मिला के हृदय का अंकन तो किया ही है, साथ ही साथ नारी की महत्ता का प्रतिपादन उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इसके साथ साथ नारी जाति के प्रति अपनी सहानुभूति भी प्रकट की है। उर्मिला के पश्चात गुप्त जी का ध्यान यशोधरा की ओर गया। यशोधरा जिसे उनके पति उन्हें सोता हुआ छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए थे। यशोधरा का प्रकाशन सन 1932 ईस्वी में हुआ। यशोधरा और उर्मिला दोनों की जो कथा वस्तु है, दोनों में साम्यता यह है कि दोनों की कथा वस्तु काफ़ी प्राचीन है, परंतु कवि ने उसमें नूतनता का रस भर दिया है। यशोधरा को इस बात का दुख नहीं है कि बुद्ध जी सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले गए, इसे तो वह गौरव की बात समझती हैं, बल्कि यशोधरा को इस बात का दुख है कि सिद्धार्थ चुपचाप चले गए। तभी काव्य में बार बार वे अपने सखियों के पास दोहराती हैं,
कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती हैं कि नारी अवसर और कर्तव्य को पहचानती हैं। मैं उनके मार्ग में कभी बाधक नहीं बनती और उन्हें जाने से रोकती भी नहीं। वे कहती हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के अनन्य प्रस्तोता थे, किंतु अंधानुकरण की प्रवृत्ति इनमें नहीं थी। इस बात का जिक्र मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी किया है। दूसरे, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में आस्था रखने पर भी इन्होंने युग धर्म की कभी अपेक्षा नहीं की। भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता होने के साथ साथ ये नवीन भारत के राष्ट्रीय कवि भी थे। इनकी प्रायः सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। उत्तर भारत में राष्ट्रीयता के प्रचार और प्रसार में भारत भारती के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। इनकी परवर्ती रचनाएं भी असंदिग्ध रूप से राष्ट्र भावना से परिपूर्ण हैं। गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। पलासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार आदि इनके द्वारा अनुदित काव्य हैं। परिचय की जो श्रृंखला थी, मैंने संक्षिप्त रूप से यहाँ उसका प्रस्तुतिकरण किया है। यह उम्मीद रखती हूँ कि आपके यह अवश्य काम आएगा, आपका सहयोग करेगा। आगे के वीडियो में मैं गुप्त जी द्वारा रचित यशोधरा पर विस्तृत चर्चा करूँगी। धन्यवाद।